सर, सिरगेल में जो आंदोलन चल रहा आदिवासियों का, वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा? आखिर क्या वजह है? देखिए, कई वजह हैं जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं मुख्य धारा में नहीं। पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ये आंदोलन चल रहा है, आदिवासी इलाकों में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि मेनली रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं। जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज इस देश का है, उसका अधिकांश हिस्सा सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर कि आदिवासी रह रहे हैं। और इस देश का जो मुख्य धारा को जो लोग कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मुख्य धारा की राजनीति हो, चाहे मुख्य धारा का मीडिया हो, वो सब उन्हीं पूंजीपतियों के कंट्रोल में है। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि उनकी आवाज़ें यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। दूसरी, जिस तरीके से उन इलाकों में आर्मी को जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया है, या सुरक्षा बल जिस तरीके से वहाँ पर है, और बाकी तमाम लोगों की एंट्रियों को जिस तरीके से बैन किया गया, उसकी वजह से वहाँ पर जाना भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए आसान है नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर कभी खबर नहीं आती, और इसी का नतीजा ये हुआ कि सिलगेर का आंदोलन, जिसको 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगभग 13 से 14 महीने हो चुके हैं, वो खबर आंदोलन आज की तारीख में लगातार जारी है, लेकिन यहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाता। हम देख रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सिलगेर पर जो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके का भयानक जो है हमला स्टेट का वहाँ पर चल रहा है आदिवासियों के ऊपर। लेकिन यहाँ उनकी बात को रखने वाले या उनकी बात को सुनने के लिए लोग नहीं हैं। ये एक चीज़ है, और ये उसी वजह से है क्योंकि यहाँ दूसरे लोगों का कंट्रोल है पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी पर, और इसका ये नतीजा है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि सिलगेर ही नहीं, आप हसदेव की एग्जांपल लीजिए। हसदेव में भी लगातार आंदोलन चल रहा है, और हसदेव के भी आदिवासी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है, उसको अडानी लेने के लिए तुला हुआ है। सरकारें दोनों ही लिप्त है, वहाँ जो है राज्य सरकार है वो भी लिप्त है, यहाँ केंद्र की जो सरकार है वो भी लिप्त है। ऐसे में उनकी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार आंदोलन चल रहा है बिना किसी जो है सुनवाई के, बिना किसी, अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि मीडिया के किसी कांटेक्ट में आए हुए भी वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, लेकिन सर, जो उन पर जुर्माना किया गया है हिमांशु साहब पर, वो किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए, अगर हम हिमांशु जी का जुर्माने को देखो तो सबसे पहले उस केस को देखिए। उस केस में ये हुआ कि 16 आदिवासियों को जो है मार दिया गया। सवाल ये है, उस पूरे के पूरे केस में होना ये चाहिए था कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कौन लोग थे जिन्होंने उस पर मारा। हिमांशु जी और उनके बाकी के याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सुरक्षा बलों ने उनको मारा है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलता है कि सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी जांच का आदेश देना चाहिए था कि आखिर कौन लोग थे जो इस देश में आते हैं और 16 आदिवासियों की हत्या करके चले जाते हैं और उनका पता नहीं चलता। आप देखिए, इससे पहले एडस मेटा का वो हुआ था, एक जनसंघर्ष था, उसके साथ साथ सारकेगोड़ा का मसला है। उन दोनों केसेस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनी, पूर्व जस्टिस थे उनकी, और उन्होंने कहा था, उसमें भी इसी तरीके के आरोप लगे थे और उसमें वो आरोप सही पाए गए थे। उसमें कहा था कि ये जो नरसंहार हुए, इसमें जो सुरक्षा बल है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से लगातार जो आरोप लग रहे हैं सुरक्षा बलों, ये देखिए किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि आपके सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगे और आरोप में कई जगह आरोप सही भी साबित पाए जाए, और कई जगह आप ये पता भी ना लगा पाए कि किसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके बावजूद भी अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता, तो ये सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरीके की जुडिशरी की व्यवस्था की गई थी, तो ये उम्मीद थी कि इस देश के जो लोग हैं उनको जब कभी भी न्याय की ज़रूरत होगी तो हमारी न्यायपालिका उनको न्याय प्रोवाइड करेगी, और वो न्याय ऐसा होगा जो लोगों को लगे कि हाँ, उनके साथ न्याय हुआ है। लेकिन जिस तरीके का जजमेंट हिमांशु जी के खिलाफ आया, उसमें ये लग रहा है कि हिमांशु जी जैसा कह रहे हैं कि भाई उन्हीं को जो है उनके ऊपर जो है ये कि आप याचिका लेकर के यहाँ क्यों, आपने केस क्यों फाइल किया और इसलिए जुर्माना लगा दिया। तो ऐसे में ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए जो है अच्छा नहीं। जी, तो क्या जो आदिवासी सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो जुर्माना लगाने से क्या मतलब वो उनको न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ जाना गैर कानूनी उनका वहाँ? देखिए, जिस तरीके के जजमेंट्स अभी आ रहे हैं उसमें तो इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश चल रही है कि आप न्यायपालिका को अप्रोच ही क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आ ही क्यों रहे हैं, आप मत आइए। क्योंकि अगर इसी तरीके से याचिकाकर्ताओं के ऊपर जुर्माना लगेंगे तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे होगा, लोग कोर्ट की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। जो किसी भी जा रहा है उनको, वो डराने की कोशिश है। अगर
लोग जिनको न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से थी, और अगर वो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ऐसे में ये किसी भी देश की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो आदिवासी जो MP MLA हैं, जहाँ वो चुन करके आते हैं, उनके पास जा सकते हैं वो। देखिए, MP हो या MLA हो या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई और भी व्यक्ति हो, वो भी यही कहेगा कि भाई आप, हमारे देश में एक व्यवस्था है, लोकतंत्र, किसी भी देश के लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, न्यायपालिका उसी के लिए बनाई गई है, तो वो भी यही अप्रोच करेंगे, भाई आप न्याय का दरवाजा खटखटाइए, न्यायपालिका की तरफ जाइए। और न्यायपालिका से अगर इस तरीके के रिस्पॉन्स आएंगे, न्यायपालिका अगर याचिकाकर्ताओं को या जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके ऊपर अपराध, जिनके साथ अपराध हुआ है, अगर उन्हीं को आप दोषी ठहरा देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग नहीं जाएंगे। सिविल सोसाइटी आगे क्या सोच रही है, किस तरह की इसको लेकर के आप लोग आगे रणनीति? सिविल सोसाइटी जो सोच रही है, सिविल सोसाइटी का यही है कि भाई इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगे तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साख को बरकरार रखना किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर के लिए सबसे ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जांपल्स हमने देखे हैं। जब प्रधानमंत्री के ऊपर भी जो है एक्शंस हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हम लोगों ने देखा, इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने एक्शंस लिए थे और इलेक्शन जो है उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया था। तो हमने वो भी जुडिशरी का वो दौर भी देखा। हमने और भी तमाम तरीके के जुडिशरी के दौर देखे जहाँ पर कि सरकारों के खिलाफ भी जुडिशरी ने एक्शन लिए, जहाँ न्याय के पक्ष में जुडिशरी खड़ी हुई है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी ये है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े हों, जो पीड़ित तबका है उसके साथ में खड़े हो, और यही सिविल सोसाइटी करेगी। लेकिन जो आदिवासी जो प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार चुनी जा रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए तो पूरा देश में सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी एक आदिवासी महिला है। क्या आदिवासी को न्याय मिलेगा अगले समय में? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। न्याय और सुप्रीम और जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, उसको देखिए कि वो बीजेपी की अपनी एक पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स को आदिवासियों के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए कर रही है, और इसीलिए उन्होंने पहले हमने देखा कि कोविंद साहब को बनाया गया, उससे पहले हम लोगों ने और भी तमाम लोगों को देखा, कलाम साहब को देखा था। तो वो उनकी पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, उससे न्याय का कोई लेना देना नहीं है, उससे ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये उम्मीद की जा सकती है, एज ए आदिवासी उम्मीदवार उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए बात करें, उनके पक्ष में खड़े हों। चाहे वो आपका सिलगेर का आंदोलन हो, चाहे हसदेव का मसला हो, चाहे उसके साथ साथ देश भर में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 700 से 800 जगह ऐसी है जहां पर कि लगातार आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वो आदिवासियों के हक में जो है फैसले देंगे। और क्योंकि इन इलाकों में अनुसूची 5 लागू होती है संविधान की, तो ऐसे में वो उनके साथ में खड़ी होकर के अनुसूची 5 की रक्षा करेंगी, पेशा कानून की रक्षा करेंगी। बहुत बहुत